तो इंस्पेक्टर जो सर्विस है बेसिकली वो है इंस्टांस लेवल पर चेक करने के लिए, ठीक है, कि आपके इंस्टांसेस सही चल रही हैं या नहीं चल रही, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं है उसमें, ठीक है। तो AWS इंस्पेक्टर सर्विस जब हम बात करते हैं तो दिस टूल कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी ऑफ Amazon EC2 इंस्टांसेस. It can also be used to check the status of security of the underlying application, है ना, that run on those instances and ECR container images. तो जो इंस्टांसेस चल रही है उस पर भी, और जो ECR की मतलब कंटेनर अगर कोई चल रहा है, डॉकर कंटेनर चल रहा है, उसको भी, दोनों को वैलिडेट करने के लिए can be used to scan application to check for any vulnerabilities and deviation from best practices. तो मतलब आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपने तो बेस्ट प्रैक्टिस ऑब्वियसली फॉलो कर ही रहे हो, लेकिन अगर फिर भी कुछ डेविएशन है, डेविएशन कैसी हो सकती है, मान लो सिक्योरिटी ग्रुप है, उसमें आपने दे दिया ओपन पोर्ट 0.0.0.0/0, ठीक है, और किसी भी लोकेशन से आपने SSH के लिए परमिशन दे दी, तो ये क्या है, ये आपके पास वल्नरेबिलिटी है, ये आपने SSH की कनेक्टिविटी को ओपन कर दिया किसी भी IP से, तो ये कभी भी AWS रिकमेंड नहीं करता, है ना। तो तो ये क्या है, आप बेस्ट प्रैक्टिसेस से डेविएट हो रहे हो, ठीक। तो या तो एक तरीका है भाई आप मैनुअली चेक कर लो, या दूसरा तरीका है कि आप इंस्पेक्टर एनेबल कर दो और उसके थ्रू ये सर्विसेज ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि भाई हाँ यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज हैं। तो यू कैन ऑटोमेट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज असेसमेंट थ्रू योर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट सिस्टम। यू कैन असाइन डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। तो मैंने हमेशा बताया था आपको कि ऑर्गेनाइजेशन में ना कंसेप्ट चलता है जिसके लिए हम बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो कंसेप्ट चलेगा वो चलेगा आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स का, ठीक है। तो मल्टीपल अकाउंट्स में एक अकाउंट होता है आपका ऑडिट अकाउंट, राइट, और एक होता है लॉग अकाउंट। तो जितनी भी ऑडिट वगैरह रिलेटेड थिंग्स होती हैं वो सारे हम ऑडिट में रख देते हैं, और जितनी भी सारी लॉग आर्काइव होती है, जितना भी लॉग हमने रखना है वो हम लॉग में रख देते हैं, ये एक फर्क आता है। तो ये दो अकाउंट हमारे यूज होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है तो हम सिक्योरिटी लॉग्स के अंदर इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होगा जिसमें आप अपने सारी लॉग्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। आप सब क्या करना है, आपने एक अकाउंट है AWS का डेडिकेटेड अकाउंट बनाना है जब मल्टीपल अकाउंट्स की बात होगी, और उसमें जितने भी लॉग्स आप रखोगे वो वहां पे रख सकते हो, इनेबल कर सकते हो। तो उसके अलावा और कोई सेपरेट अकाउंट नहीं होगा। डेलीगेट परमिशन टू मैनेज इंस्पेक्टर फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम परमिशन दे देते हैं कि भाई आप सारे अकाउंट जितने भी मेरे हैं उन सबको आप वैलिडेट कर सकते हो। The delegated administrator is granted all of the permission required to administrator inspector for your organization. तो organization के अंदर जितने भी accounts हैं उन सब पर validation check होगा। अब सोचो अगर इंडिविजुअली ये काम करना होता था और डिफरेंट अकाउंट्स के लिए, तब काफी ट्रबल हो जाता। सिंगल अकाउंट के लिए तो फिर भी कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल अकाउंट्स में जब करते हो तो काफी इश्यूज बैठते हैं। तो उसमें आपको ये एडवांटेज होता है कि अगर आपने यहाँ पे रखा डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, एक अकाउंट को रख दिया, तो उस अकाउंट पर आप इंस्पेक्टर सर्विस को इनेबल कर दो, और उसके बाद लॉग आर्काइव जो है लॉग आर्काइव में रख दो। तो ये दो काम करने के बाद आपका एनवायरनमेंट पूरा सेटअप हो जाता है। When you choose a delegated inspector is activated for that account. अच्छा, इंडिविजुअली भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही करना हो। आप चाहो तो हर अकाउंट पे इंडिविजुअली भी कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस या बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करोगे तो जब मल्टीपल अकाउंट पे आ गए तो बेटर तरीका है कि आप ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करो और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप काम करो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, एक ऑडिट अकाउंट है, एक लॉग आर्काइव अकाउंट है। तो अगर हम इसको देखते हैं किस तरीके से यूज करोगे, तो इंस्पेक्टर की एक सेपरेट सर्विस होती है। अच्छा, एक बात बताओ, मेरा बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा तो नहीं आता कुछ? वॉइस ठीक आता है या बैकग्राउंड नॉइज आता है? नहीं, बैकग्राउंड नॉइज नहीं आता। ठीक आता सर, अभी तो ठीक। ठीक है। तो सर ये जो Amazon इंस्पेक्टर है, एक्चुअली ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग के हम कह सकते हैं या एप्लीकेशन मॉनिटरिंग के लिए ये? दोनों के लिए, इंफ्रा भी मॉनिटर करता है, एप्लीकेशन भी मॉनिटर करता है। ये पेड पेड होगा? बिल्कुल।
पेड तो है बेसिकली। अच्छा सर, एक एक चीज थी जो आपने नहीं बताया उसमें, AWS ऑर्गेनाइजेशन में, हम्म माइट भी मैंने कोई स्किप किया हो, या कि मैं वीडियो देखा था उसको, उसमें नहीं था। जैसे मान लीजिए हमने कोई अकाउंट बनाया था AWS में, ऑर्गेनाइजेशन में अंदर से ही हम्म, इंडिविजुअल, हमने मतलब इनवाइट नहीं किया था हमने, वहीं से हमने क्रिएट किया था। ठीक तो है। उसमें क्या था, जो हम अंदर AWS ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट जो है क्रिएट करते हैं, जैसे हमने RD अकाउंट बनाया, हम्म तो उसको एक्सेस करने के लिए कि हम उसको स्विच रोल करके भी एक्सेस कर सकते हैं, तो मैंने देखा था करके। स्विच रोल ही तरीका है ना। हाँ, मेथड ही स्विच रोल है उसको। जब हमने स्टार्टिंग में किया था ना अकाउंट्स की, जब हमने बात की थी, तो क्रॉस अकाउंट बनाया था ना, एक IIM में पढ़ा था हमने, क्रॉस अकाउंट एक्सेस। वो तो एक अलग चीज हो गई, वो तो बाहर का अकाउंट है उसके लिए है, मतलब आपने वो अकाउंट उसके अंदर नहीं बनाया, आपका अकाउंट अलग से बना हुआ है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे कोई अकाउंट बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, उस वाले केस में आपको मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस अकाउंट रोल होता है, जो उसका डिफॉल्ट होता है AWS, उसके थ्रू एक्सेस कर जाता है। अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है, एग्जिस्टिंग है, उसको करना, उसके लिए हम ये क्रॉस अकाउंट रोल का यूज करेंगे। अच्छा, और अगर अगर आपने के अंदर वही क्रिएट अकाउंट किया है, वहीं से हम्म, बनाया है, तो उसमें आपको जरूरत नहीं है मतलब इतना ज्यादा मतलब वो सब करने की, फिर मतलब कैसे रोल्स। करोगे? वो अंदर से ही आप उसका ID डालो और उसका क्रॉस अकाउंट रोल वहां पे डिफाइन होता है, वो उधर वहां पे डालो तो एक्सेस हो जाता है। मैंने एक्चुअली करके देखा, जब हमने रूट अकाउंट नहीं बताया, मैंने आपको फोन किया था, तो आप कह रहे थे उसका पासवर्ड नहीं आता, उसको रिसेट करना पड़ता है। कोई बात नहीं यार, सीख लेंगे अगर कोई चीज नहीं पता तो। लेकिन अच्छी बात है, लेकिन एक मिनट देख लेते हैं आप कहना क्या चाह रहे हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हो ना, हाँ जी, हाँ जी। ये आपका, अभी मेरे पास तो मैनेजमेंट अकाउंट नहीं होगा, लेकिन ये मैनेजमेंट अकाउंट है, ठीक है। इस पे तुम गए, यहाँ पर SSO में चले गए, यहाँ पर आगा, ऐसी तो बहुत नहीं, सारी चीजें होंगी, आपको मिल जाएगी। नहीं, SSO एक का मिनट नहीं, खोल के। SSO का नहीं कह रहा मैं। फिर मैं उसी के अंडर कह रहा हूँ। मैंने आपको उसने फोन नहीं किया था रात को, जब मैंने कह रहा था मैंने एक अकाउंट बनाया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, अंदर से कैसे एक्सेस करूँ, तो आपने कहा उसको बाहर से जाके आपको रिसेट करना पड़ेगा पासवर्ड जब एक्सेस करोगे। एक काम करो ना, स्क्रीन दिखाओ ना, क्लियर हो जाएगा। शेयर करके दिखाओ, तब हाँ ज्यादा हाँ, बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि मैं इससे दिखाता समझ हूँ। में नहीं आ रहा है हम। क्योंकि SSO में आपको लॉग इन करना होता है, जब भी आपको लॉग इन करना है ना, तो आप SSO से लॉग इन करते हो, और SSO लॉग इन करने के बाद फिर आपको स्विच रोल का ऑप्शन आएगा। अब आप जिस तरीके से कह रहे हो, मैं एक बार देख लेते हैं क्या चीज कहना चाह रहे हो। अंकित का कहना है कि जब हम अकाउंट इनवाइट करते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन से जो इनवाइट करते हैं, उसमें दो ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, से भी सर मुझे क्रिएट करते हैं ना अकाउंट। एक या मिनट को तो सर, मैं आपको खोलता हूँ, एक मिनट आप दो। स्क्रीन एक बार दिखाओ ना, तो क्लियर हो हाँ जाएगा। हाँ, मैं दिखाता, एक्चुअली मैंने वो कंपनी वाले में करा था, मैंने डेव अकाउंट बनाया था एक, उसमें नहीं नहीं, मैंने समझ गया। हाँ, ये करके करा, देखा है क्योंकि ना वो, तुमने तो। हाँ हाँ, मैंने देखा करके। वो तो सही है, दिखाओ एक बार। थोड़ा सा बस ये मैं कर लूंगा, ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ उसको। हाँ, सारी स्क्रीन बंद कर लो तुम इतने। अंग्रेज लोग सर मस्ती ले रहे हैं मेरे से। हाँ, अच्छा। हाँ, जब मैंने आजकल ऑग दे के रहे बारे होंगे। में सब पढ़ लिया, तो कह रहे हैं अब जो है गूगल वाला अब ठीक करो, उसमें कुछ हो रहा है। हाँ, देखा, ऐसे ही होगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, दिख रही है सर स्क्रीन? हाँ, आ गई। अब जैसे कहता ये वाला हमने अकाउंट यहाँ का R&D का एक मैंने यहीं से जाके क्रिएट किया था, और ये वाला रोल रोल मैंने करके वहां से एक्सेस कर रहा था इसको अंदर से एक ही, अकाउंट इसी आपने अकाउंट क्रिएट से। कर लिया, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अकाउंट कौन सा क्रिएट किया, दिखाओ। ये वाला है। ये वाला अकाउंट है, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है, यहाँ से मैंने स्विच रोल जैसे होता है ना, यहाँ से मैंने इसको एक्सेस कर लिया था, अकाउंट नंबर यहाँ डाल के, ये वाला और ये वाला स्विच रोल, और इसे कलर कर अरे लिया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चेंज मत करना अभी।
हाँ, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट एक्सेस रोल कहाँ पर है? बना हुआ है या आपने बनाया है? बना हुआ है। ये एक्चुअली बना हुआ रहता है उसमें ही बाय बाय डिफ़ॉल्ट बनता है ये। ठीक है, बैक करो, दिखाओ कहाँ पर है? जब आप क्रिएट करते हो ना तो यहाँ पे दिखाता है आई एम रोल तो ये जब आप बनाओगे तो इसी में बनेगा। इसको ये एडब्ल्यूएस ही अच्छा, इस रोल को मेंबर एक्सेस करता है। मतलब जो अच्छा। अकाउंट, जो रूल्स, जो प्रिविलेजेस हमें मुझे जैसे मैंने जिससे लॉगिन करा उस पे होती है, वो इस पे आ जाती है। नहीं, जो नहीं, मैं लेकिन ये अकाउंट एक चीज़ और, तुम मैनेजमेंट अकाउंट के उसमें हो क्या? रूट एक्सेस नहीं, अकाउंट लॉगिन में हो या अभी उसमें हो? रूट से ही नहीं, लॉगिन नहीं, किया हुआ है या आईएम से लॉगिन किया हुआ है? आईएम से लॉगिन हूँ मैं, आईएम से हूँ। आईएम से लॉगिन किया हुआ है ना? हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे ये इसको स्विच रोल करा मैंने, तो ये मैं डाला, यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ ये देखो अंदर चले गए उसके। ये आ गया वो ना? तो सही है, हाँ। वो सही है, यहाँ तो सही है, लेकिन आपने लॉगिन जो किया हुआ आईएम से किया हुआ है, राइट? हाँ, और लेकिन आईएम में मैंने भी एसएसओ वाले आईएम से किया हुआ है या नॉर्मल आईएम से नहीं, किया नहीं, हुआ है? नॉर्मल आईएम नॉर्मल यूज़ आईएम से किया हुआ है ना? हाँ। हाँ, हाँ, तो ये होता है, ये आप कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो बाय डिफॉल्ट रूल है। वो आप रूल है, मतलब वो ठीक है। वो हमने डिस्कस नहीं किया होगा, लेकिन आपके पास जो स्विच रोल का ऑप्शन है ना, आईएम में जब आप जाते हो, हुँ, हुँ। तभी आप स्विच रोल कर सकते हो। तो ये भी कि एक्चुअली शायद ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर पे जाओगे तो एक क्रॉस अकाउंट रोल ही होगा। हाँ, क्रॉस वही अकाउंट एक्सेस वही रोल ही होगा और वही कुछ होगा, अलग नहीं। लेकिन अगर मान लो यही अकाउंट जैसे मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, मैंने इसके थ्रू नहीं बनाया, तो फिर मैं ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता। उसके लिए फिर मुझे जो आपने वीडियो भेजा था ना, उसके थ्रू ही वही वो वाला। करना अच्छा। पड़ेगा। ये थोड़ा इसमें मतलब कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये मुझे बेस्ट पार्ट इसका ये लगा, अंदर से बनाओ, अंदर चले जाओ। तो उसमें क्या हाँ, आपको पासवर्ड मतलब आपको ये रोल वोल नहीं बनाने, ये सब चीज़ें नहीं करनी। रोल बनाना नहीं पड़ेगा आपको। हाँ, हाँ, वो फेयर बड़ा है। कॉम्प्लिकेटेड सा है, वो मेरा प्रैक्टिकल हो नहीं पाया ढंग से, मैंने काफ़ी कोशिश करी, वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे। चलो ये टॉपिक कवर कर लेते हैं, उसको एक बार दिखाएँगे कि कैसे कर हाँ, सकते हो। सिंपल हाँ, ही है, हाँ। ज़्यादा उसमें कोई लॉजिक नहीं है। मैं थोड़ा-सा या तो और कन्फ्यूज़ एक्चुअली हो गया था बैकएंड में शायद, जो ये रोल माइट है बी। ना, ये रोल भी बैकएंड में आप जाओगे ना तो वही लगा रखा है उन्होंने, एसटीएस अज़्यूम करना ये पड़ता है, बस वही रूल लगाया है। और हुँ। इसमें अंकित इंडिविजुअल लॉगिन करके ट्राई किया ना कि जैसे उसमें यूजर बना के फिर इंडिविजुअल अकाउंट लॉगिन करके स्विच रोल के बजाय। हाँ, वो भी मैंने करा था और जो मेरा अकाउंट बना हुआ था अंकित डॉट बिष्णोई, वो मैंने हटा दिया था यहाँ से, वही डिलीट करके, ताकि मैं उसको एक्सेस कर पाऊँ भी नहीं। नहीं नहीं, जो अकाउंट अभी इसके थ्रू जो बनाया था उसमें इसका हाँ। कंसोल लेके डायरेक्टली विदाउट स्विच रोल के वैसे एक्सेस करके देखा था कि यूजर हाँ, बना हाँ, के। देखा था, हो रहा था। ओके, चलिए सर, ठीक है, आगे बढ़ो। चलो जी, ठीक है। तो अब आ जाओ इंस्पेक्टर वाली पे, ठीक? तो अब आपने क्या किया, मैंने आपको बताया कि इंस्पेक्टर की सर्विस को आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है? अगर तुम्हें सिंपली इनेबल करना है तो क्या करोगे? अकाउंट में जाओ और जस्ट उसको इनेबल कर दो। स्क्रीन शेयर कर लीजिए सर। आप यहाँ पे गए, डॉक्यूमेंटेशन पे अगर जाओगे, ये बुक को थोड़ा-सा रेफर कर लेना, जहाँ-जहाँ पे मैंने कोई चीज़ ऐसा होता है, मतलब मैंने ये आपको बुक दिया हुआ है, ये इसलिए है कि आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है ना इसके कवर हो जाएँगे यहाँ। आपको डॉक्यूमेंटेशन कभी रेफर फॉलो करनी हो, यहाँ से कर सकते हो। 27 सही।
तो आप यहाँ पे गए, इंस्पेक्टर सर्विस को ओपन किया आपने, फिफ्टीन डेज का ट्रायल मिलेगा आपको, एक्टिवेट इंस्पेक्टर करोगे, हो गया। अभी इन्होंने क्या किया है, एक डीवे इंस्पेक्शन को भी इन्होंने एनेबल कर दिया है, जिसमें और ज्यादा आपको सिक्योरिटी फीचर्स बेसिकली स्कैन होके मिल जाए। ठीक है, तो प्राइमरी तो डिफरेंस यही आएगा इसमें। अब देखो, एक आप डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट आपको डेलीगेटेड होगा। मेरे केस में क्या कर सकता हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन को ले सकता हूँ, मेरे पास एक ही अकाउंट है, तो मैं जो मेरा मास्टर अकाउंट है उसी को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैंने उसको कॉपी किया और इसी को डेलीगेटेड बना दिया। चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको इनेबल कर दिया, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर अकाउंट जो है वो इंस्पेक्टर यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर अकाउंट इनेबल हो गया है ना। अगर आपको मल्टीपल अकाउंट के लिए चाहिए तो एक डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को सेटअप करोगे, लेकिन उसको मैनेजमेंट अकाउंट में मत करो। ठीक है, उसको आपको किसी क्लाइंट अकाउंट में करना पड़ेगा, जो हमारे केस में क्या होगा, सिक्योरिटी अकाउंट हो। ठीक है, 3 अकाउंट नॉर्मली आपको चाहिए रहते हैं, एक बेसिक प्रिंसिपल है अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स की बात कर रहे हो। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, जो काम मतलब सिंगल अकाउंट में होगा वही मल्टीपल अकाउंट में काम होगा। ठीक है, डेलीगेटेड अकाउंट को कभी भी आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हो इसको। इसके अंदर एक ऑप्शन रहता है डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटर का, वहां पे आप जाके चेंज कर पाओगे इसको। तो जैसे हमने एनेबल किया पहले, तो हमारे पास वहीं पे ऑप्शन आया, लेकिन बाद में भी अगर तुम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है? अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ये आपको, अब ये देखो क्या क्या स्कैन कर रहा है। ठीक है, इंस्टांसेस को स्कैन करेगा। ठीक है, कंटेनर, जो आपने अगर कुछ कंटेनर बनाए हुए हैं, कंटेनर की रेपोजिटरी होती है। ईसीआर सर्विस का आइडिया है, ईसीआर सर्विस के अंदर क्या होगा, नहीं, डॉकर इमेजेस होंगी, डॉकर डॉकर रिपॉजिटरी कर गया। डॉकर इमेजेस होंगी आपको, मतलब आपने अगर कुछ कंटेनर की इमेजेस बना रखी हैं, वो कहाँ पे डिपॉजिट होती हैं, कंटेनर रेपोजिटरी में होती हैं। एक चीज होती है डॉकर हब जैसे। ठीक है, तो डॉकर हब क्या है, डॉकर हब के अंदर, डॉकर हब क्या है, इंटरनेशनल मतलब एक जेनरिक वेबसाइट है जिसपे आपके पास जिसके पास क्या होता है, आपके पास सारी जितनी भी इमेजेस हैं वो यहाँ पे मिलेंगी, है ना, hub.docker.com। तो यहाँ पे आपको काफी सारी ग्लोबली ओपन है रिसोर्स ये, और यहाँ पे आपको सारी इमेजेस मिल जाती है। लेकिन AWS भी ये फैसिलिटी देता है कि अगर आप चाहो तो अपनी रेपोजिटरी को यहाँ पे सिक्योर रख सकते हो, लेकिन ये प्राइवेट बनाता है, और ये जितनी भी इंस्टांसेस है उसको ECR के अंदर रखता है। ठीक है, तो ये ECR के अंदर देखेगा जितनी भी इमेजेस हैं आपकी, पब्लिक प्राइवेट तुम कर सकते हो, लेकिन आपकी जितनी इमेजेस हैं वो यहाँ पे चेक करेगा। ठीक है, आपने रेपो बनाई हुई है तो रेपो, और आपने इमेजेस बनाई हुई है इमेजेस। अगर आपका कोई लैम्डा फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन को भी चेक करता है। ठीक है, देखो इसने यहाँ पे चेक करना शुरू कर दिया, मेरा एक लैम्डा फंक्शन है यहाँ पे, तो अभी चेक करा उसने कि टेस्ट नाम से एक लैम्डा फंक्शन है। ठीक है, और ये मॉनिटर कर रहा है, फाइंडिंग्स अभी मिल जाएगी। कंटेनर नहीं है तो कंटेनर नहीं कर रहा, इंस्टांसेस है तो शायद इंस्टांसेस, 2 इंस्टांसेस हैं तो उसने ये मॉनिटर कर लिया कि भाई 2 इंस्टांसेस हैं, और अभी स्कैन इस पर चल रहा है। ठीक है, तो स्कैनिंग अभी हो रही है।
तो यहाँ पे स्कैन करके आपके पास कुछ एडवांटेज आपको मिल जाएंगे। क्या क्या मिल जाएंगे? अब ये आपके पास फाइंडिंग मिल जाएंगी, अगर कुछ वल्नरेबिलिटी है वहां पर बाय इंस्टांस लेवल पे मिल जाएगी, कंटेनर इमेज पे मिल जाएगी, कंटेनर रेपो पे मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी। तो उसको थोड़ा टाइम दे दो, तो यहाँ पे सारी सेटिंग्स जो है डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। अब आप देखो क्या क्या फाइंडिंग्स आ गई। कुछ फाइंडिंग आई है यहाँ पे, ठीक है। छोटी छोटी सर्विसेज हैं, इनका यूटिलाइजेशन मतलब इतना है कि सिर्फ आप इसको एक्टिवेट करके छोड़ दो और उसके बाद आप उसके बिहाफ पे एक्शन ले सकते हो। तो आपने देखा था मैंने सिक्योरिटी ग्रुप जब बना रखे थे तो हमारे पास कुछ सिक्योरिटी ग्रुप थे जिसमें हमने ऑल अलाउ किए थे, ऑल पोर्ट अलाउ किए हुए थे, याद है? जब हमने कुछ EC2 इंस्टांसेस बनाई थी तो हमने EC2 इंस्टांसेस में से सिक्योरिटी ग्रुप लगाए हैं, या जब हमने लोड बैलेंसर लगाया था तो कुछ हमारे बाय डिफॉल्ट सारे सिक्योरिटी पोर्ट हमने अलाउ किए हुए थे। इस तरीके के कुछ सिक्योरिटी ग्रुप बने हुए हैं। कोई वार्निंग दे रहा है ये। वो क्या कह रहा है कि आपके पोर्ट रेंज 0 to 655 इज रीचेबल फ्रॉम एनी इंस्टांस फ्रॉम एन इंटरनेट गेट। क्या है? तो ये हाई वल्नरेबिलिटीज है। कौन से इंस्टांस पे लगा हुआ है? CEF और 10B इस पे भी देखो लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया। अब डिटेल आपको चेक करनी है तो आप यहाँ से जाके डिटेल चेक कर सकते हैं। 0 से 6 635 आपका अकाउंट खुला हुआ है, ओपन है। रिसोर्स आईडी कौन सा है? CEF है, ठीक है। इमेज ये यूज हो रही है, सारी डिटेल यहाँ पे आ गया आपके पास। ओपन नेटवर्क ग्रुप, ग्रुप क्या है? इंटरनेट गेटवे, नेटवर्क एसीएस, सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्क इंटरफेस इंस्टेंस। रेमेडिएशन क्या है? यू कैन, रेमेडिएशन भी आपको सजेस्ट करा, ठीक है ना। यू कैन रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू योर इंस्टेंस बाय मॉडिफाई द सिक्योरिटी ग्रुप और ACL इन द नेटवर्क पाथ। या तो नेकल पे चेंज कर दो या फिर सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर चेंज करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इंस्टेंस के ओपन करेंगे और इस इंस्टेंस के बाद हम इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसको अपडेट कर देंगे। CEF है, ये वाले इंस्टेंस है, ठीक है। पहले जाके देखते हैं कि क्या सही में कोई सिक्योरिटी ग्रुप है भी। देखो यार, देख लो। तो हमने यहाँ पे सारे के सारे पोर्ट्स अलाउ किए हुए हैं, इसलिए कैसी कैटेगरी हो गई? ये हो गई आपकी इनसिक्योर कैटेगरी, ठीक है। तो इस तरीके से वल्नरेबिलिटीज मुझे नहीं फाइंड करनी पड़ी। अब मान लो आपके यहाँ पे 500 इंस्टांसेस हैं तो आपके लिए चेक करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको इंस्टांसेस मिल जाएंगे आराम से, है ना। तो ये आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। मेरा काम इजी हो गया। मुझे क्या करना है, जितनी भी इंस्टांसेस लगी हुई हैं उसका सिक्योरिटी ग्रुप में जाके, या मैं सिर्फ एक ये देखूंगा कि किसके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर है और सिक्योरिटी ग्रुप को चेंज कर दूंगा। सिक्योरिटी ग्रुप देख लेते हैं कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ था। ये है CEF। CEF में हमारा सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ था। ऑल, ये है कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप है? ये वाला है, ठीक है। 64536 यहाँ गए। 64536 नहीं मिल रहा।
बाय बाय। तो जी यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप आपका कौन सा लगा हुआ है? सिक्योरिटी ग्रुप रोल आईडी, तो सिक्योरिटी ग्रुप रोल आईडी ये लगा हुआ है ना, यही सिक्योरिटी ग्रुप है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, तो कॉपी करा, मिल गया सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। इसको ओपन करा, ठीक है। इसके बाद इसके रूल चेक करें। रूल क्या कहता है कि ऑल ट्रैफिक अलाउ फ्रॉम एनी सोर्स, डिलीट कर दो उसको, ठीक है। अभी एचटीटीपी पोर्ट एनईआईपी से है और ऑल ट्रैफिक सिर्फ इसी सिक्योरिटी ग्रुप से है, ये केस, ठीक है। जिस इंसान से उस पर ये सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है, एप्लीकेबल है, उस इंसान से ऑल ट्रैफिक अलाउड है। इस पोर्ट में भी कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, ठीक है। मैंने सेव किया, रेमिडेशन हो गया, ठीक। यही इसने सजेस्ट किया था यहाँ पे रेमिडेशन की, जब हमने बात करी थी तो उसने क्या बोला था कि आप इस तरीके से इसको रेमिडेट कर सकते हो। तो अगर आप जाओगे तो अब आप यहाँ पे हमने रेमिडेट कर दिया इसको, ठीक है। आगे आ जाओ, ये वाला काम हमने यहाँ पे कर दिया। मेक सेंस? यहाँ तक समझ में आया? सर है ना। तो इसी तरीके से आप देखते जाओ क्या क्या आपके पास वल्नरेबिलिटीज आ रही हैं और उसमें क्या क्या उसने रेमिडेशन दिया हुआ है, और रेमिडेशन भी देता है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां तक किया और उसके बाद छोड़ दिया, वहां पे आपको उसके बाद रेमिडेशन भी प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या कहता है, AWS अकाउंट आईडी ये है, सेवर्टी हाई है, पैकेज वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी आईडी ये है CWE, ठीक है। रिसोर्स आईडी CEF पे लगी हुई है, ठीक है। इसने इस पे तो कुछ दिया ही नहीं है यहाँ पर, पेज फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज, ठीक है, इसने दिया हुआ है। और क्या क्या है, तकनीक ये है, ठीक है। अरे, pretty लो है। और यहाँ पे आपके पास आ गया एक, ठीक है। ये कुछ आपको वार्निंग्स आ रही हैं, इसको गूगल पे देख सकते हो कि किस तरीके की वार्निंग्स आ रही हैं, ये मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाना चाहिए, ठीक है। रेफरेंस कमेंट है और इस पे इसने सॉल्यूशन भी दिया होगा कि क्या सॉल्यूशन है। सर ये जो जैसे इसमें सीवी वाला आ रहा है, ये किसी किस पर्टिकुलर अकाउंट पे कह रहा है या इसी टू स्टैंड पे बता रहा है ये? EC2 इंस्टेंस पे बता रहे हैं, कहीं पे पहले जैसे वही डिटेल्स दिखा रहा था ना वो। ये इंस्टेंस पे बता रहा है, सोर्स अफेक्टेड जो है वो आपका इंस्टेंस।
तो ये विंडोज है ना, इसलिए ज्यादा इसमें वो होंगी, चीजें होंगी। हाँ, इसको मतलब इस तरीके का, नहीं तो नॉर्मली वो पोर्ट्स का ही आपका दिखाता है, मतलब इधर उधर। कोई इशू नहीं है यहाँ पे, मतलब आप जाके इसको ये कर सकते हो, उसका फिर डॉक्यूमेंटेशन चेक करके हम अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं। इसको मैं एक बार देख रहा हूँ अगर कुछ, ये देखो ये पैचिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है कि आपको पैचिंग अपडेट्स चलाने पड़ेंगे, विंडोज अपडेट जो है वो चलाने पड़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये आपको इस सिस्टम को बता रहा है कि यहाँ पे आपके पास ये इशू है, और जो रिसोर्स है वो क्या है, पैच है। सॉल्यूशन क्या है, वो पैच के लिए जाएगा, ठीक है। तो वो पैचिंग कर दोगे प्रॉपर तो वो इफेक्ट सॉल्यूशन ठीक हो जाएगा। ये बेसिकली मोटिवेशन। तो ये विंडोज की मशीन है ना, इसलिए यहाँ पे आ रहा है, लाइनक्स में इतना ज्यादा इशूज आता भी नहीं। और बस पैचिंग चलाओगे तो यहाँ पे ही आपके इश्यूज फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से, कहने का मतलब ये, अब ये तो आपका हो गया विंडोज मशीन का, लाइनक्स मशीन का, ठीक है। 40 फाइंडिंग्स उसने कर दिया। ऐसे ही आपका कंटेनर के सांसेस पे, जो सिक्योरिटी ग्रुप का भी मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिखाया, यहाँ पे आप कर सकते, ठीक है। इस तरीके की आप चीजें यहाँ पे निकाल के डिटेल्स आप यहाँ पे कर सकते हो। सेपरेशन रूल होता है कि अगर आप चाहते हो कि मतलब आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए ना ओके है, तो आप एक सेपरेशन रूल क्रिएट कर सकते हो। उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का फिल्टर लगा दो, जैसे मान लो आपको इसके लिए चाहिए, तो आप फिल्टर लगा सकते हो यहाँ पे। और इस तरीके की रूल्स के लिए आप क्या कर सकते हो, सप्रेस रूल बना दोगे, तो वो इसको फाइंडिंग में नहीं लेगा, मतलब उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके की डिटेल्स मिल जाती है। अब जो यहाँ पे इसने दिखा दी कि भाई आपके पास 100 इंस्टांसेस, मतलब 2 इंस्टांसेस दोनों हो गई है। लैम्डा फंक्शंस के लिए भी यहाँ पे आ गई है। भाई लैम्डा फंक्शन देख लेते हैं क्या कुछ निकला। लैम्डा में कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो लैम्डा सिंपल लैम्डा फंक्शन बनाया हुआ था, वहां पे उसको कोई इशू नहीं मिला। ठीक है जी। और क्या है, इंस्पेक्टर की लैब में देखता हूँ, अगर तुम्हें लैब दे पाऊंगा तो मैं लैब दे दूंगा एक। फिर भी सर इसमें शायद इंस्टॉल हम करते हैं ना किसी उसमें, जो लिखा हुआ था उसमें एजेंट, इंस्टॉल होता है। दोबारा बोलो। एजेंट एजेंट भी इंस्टॉल करते हैं ना इसका, इसी टू इंस्टेंस पे नहीं। EC2 इंस्टेंस पे एजेंट इंस्टॉलेशन के लिए बोलता है, हाँ। आप वो ये अपने आप करता है या हमें मैनुअली करना पड़ेगा? ये अपने आप ही है। आप जब यहाँ पे चलाओगे, जब स्कैन करोगे तो एजेंट इंस्टॉलेशन अपने आप ही है इसमें। अब मैंने मैनुअली तो नहीं किया है कभी, तो कह नहीं सकता मैं इसमें। एजेंट का देखना पड़ेगा कि इंस्टॉलेशन का तरीका क्या है इसमें। मेरे ख्याल से कंफर्म अमेजन नहीं लाइनक्स जो होती है उसमें तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, बट अदर देन अमेजोन अमेजन लाइनेक्स। अच्छा, मैनुअली करना पड़ेगा। एक मिनट रुको यार। वेक्टर एजेंट इंस्टॉलेशन, छोटी छोटी चीजें मिल जाएंगी वहां से, जब आपको जरूरत पड़ेगी ना वहां से अपने आप निकाल सकते हो। ये फॉलो करो विंडोज का डॉक्यूमेंटेशन। अगर ये पड़ा हुआ है, सिस्टम मैनेजर के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो, मैनुअली करना पड़ेगा आपको। ये अगर जो आप एजेंट इंस्टॉल करोगे, ये एजेंट पता है किस लिए इंस्टॉल कर रहे हो, ये कर रहे हो एप्लीकेशन फाइंडिंग के लिए, ठीक है।
और इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, SSM के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो, या इंडिविजुअली लॉगिन करके वहां पे कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ये कमांड चलेंगे आपके, इस कमांड के थ्रू कर सकते हो। विंडो बेस होगा तो यहाँ से फाइल डाउनलोड करोगे। ठीक है, चलेगा, तुम्हारा मैनुअली इंस्टॉल होगा, डायरेक्ट वैसे नहीं जाएगा। देते हैं, चलेगा। अब आ जाओ, आपके पास एक और सर्विस है, वो भी सेम इसी तरीके की है। ठीक है, उसका क्या है, गार्ड ड्यूटी। गार्ड ड्यूटी भी आपको मिलेगी। गार्ड ड्यूटी अगर मैं बोलूं आपको तो ये काफी कुछ रिलेटेड है। इसको भी अगेन इनेबल करने का तरीका वही सेम। ये जितनी भी सर्विसेज ऐसी है ना जो सिक्योरिटी रिलेटेड हैं, और जैसे क्लाउड ट्रेल हो गया, ठीक है, या इंस्पेक्टर हो गया, या गार्ड ड्यूटी हो गया, ठीक है, इस तरीके की सर्विसेज में क्या होगा, हमेशा एक डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होगा, और वो आपने सर्विस इनेबल किया, कॉन्फ़िग हो गया, ठीक है, तो सर्विसेज इनेबल किया, और इनेबल करने के बाद आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद वल्नरेबिलिटीज आएंगी, और उसको सब, या तो अगर आपको इग्नोर करना है तो सप्रेस रूल बना दो, ठीक है, या फिर आर्काइव कर सकते हो वार्निंग्स को। इस तरीके का काम रहेगा। ठीक है, हाँ, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, लेकिन आपको ये मतलब बस इनेबल करो और छोड़ दो, इतना काम होता है। तो आपने गार्ड ड्यूटी को इनेबल किया, ठीक है, गार्ड ड्यूटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंस्पेक्टर किसको स्कैन कर रहा था? EC2 को कंटेनर इमेजेस कंटेनर इमेजेस को, EC2 को, और लैम्डा फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पर ये किसको इनेबल मैनेज करेगा? नेटवर्क रिलेटेड चीजें नॉर्मली। ठीक है, VPC फ्लो लॉग्स को, क्लाउड ट्रेल मैनेजमेंट लॉग्स को, DNS क्वेरी लॉग्स को, क्लाउड ट्रेल S3 डेटा इवेंट्स को, क्यूबरनेटीज ऑडिट लॉग को, और RDS लॉगिन एक्टिविटीज। तो एरिया ऑफ स्कोप जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, एरिया ऑफ स्कोप जो है वो डिफरेंट है, बाकी फंक्शनैलिटी सेम ही रहेगी। ठीक है, ये अपनी वार्निंग निकालेगा, और इसके बाद आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। क्लियर है? तो अगर आपको VPC फ्लो लॉग्स, कंटेनर इमेजेस को, सॉरी, फ्लो VPC फ्लो लॉग्स, और आपको DNS क्वेरीज को अगर आपको स्कैन करना है, तो आप गार्ड ड्यूटी के पास जाओ। अगेन यहाँ पे भी आपके पास क्या रहेगा, सेटिंग्स में जाओगे तो आपके पास एक डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट रहेगा। ठीक है, डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो भी आपका सिक्योरिटी अकाउंट है उसका नंबर डालो, और यहाँ पे आपका वो उस अकाउंट में पर्टिकुलर सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद S3 बकेट, किस S3 बकेट्स के अंदर ये फाइंडिंग्स एक्सपोर्ट होनी है। ठीक है, तो वो S3 बकेट अगेन वो आपका लॉग आर्काइव वाला अकाउंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। एक सर्विस रोल चाहिए होता है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास डिफॉल्ट चीजें रहेंगी। अब यहाँ से आप अपनी डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो S3 के लिए अगर आपको फाइंड आउट करना है तो S3 के लिए यहाँ से मिल जाएगा, S3 की डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारे प्रोडक्शन प्लान है। EKS अगर आपको क्यूबरनेटीज का क्लस्टर है आपका और उसको स्कैन करना है
तो वो यहाँ से मिल जाएगा। मालवेयर हो गया, मालवेयर प्रोटेक्शन के लिए हो गया, आरडीएस प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा प्रोटेक्शन हो जाएगा। ये पांचों सर्विस आपको इसके थ्रू कवर हो जाएगी। एक बार डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। Continuous security monitoring service. This service analyze the following data source: VPC flow logs, AWS Cloud Trail events, logs, DNS logs, और उसके साथ में जो अदर सर्विसेज हैं वो भी तुम ले सकते हो, Kubernetes और Docker को। It is used to identify unexpected and potentially unauthorized and malicious activity from within your AWS account. तो कुछ अगर malicious activity आ रही है, नेटवर्क रिलेटेड नॉर्मली ज्यादा स्कैन करता है, ठीक है। This does this with the help of using existing threat intelligence feeds and list the that contains malicious IP and domains, है ना। तो नेटवर्क वाले पार्ट को ही ज्यादा फोकस करता है कि कहीं कोई नेटवर्क ऐसा तो नहीं है जो सस्पेक्टेड हो, कहीं कोई तुम्हारे ब्लैकलिस्ट आईपी की तो एक्टिविटीज नहीं चल रही है, ठीक है, या कहीं कुछ सस्पेक्टेड कनेक्शन तो या सस्पेक्टेड नेटवर्क तो नहीं बन रहा है, S3 कहीं सस्पेक्टेड नेटवर्क को तो एक्सेस नहीं कर रही है, ठीक है, या वीपीसी से जो ट्रैफिक आ रहा है उसमें कुछ सस्पेक्टेड नेटवर्क तो नहीं है। इस तरीके की चीजें यहाँ से फाइंड करेगी। तो अब क्या क्या है, एस्केलेशन ऑफ प्रिविलेजेस। अगर प्रिविलेज ज्यादा दिया हुआ वो भी स्कैन करता है, ठीक है। प्रिविलेज कैसा हो गया, आपका काम तो आरडीएस की रीड एक्सेस से ही चल जाता है, लेकिन वो रीड एक्सेस की जगह आपके पास ज्यादा एक्सेस है, फुल एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस मिला हुआ है किसी, ठीक है, तो वो आपको वार्निंग दे देगा। अगर वो ओके है तो उसको आप आर्काइव कर सकते हो। एक्सपोज क्रेडेंशियल अगर कहीं पर ये मैलिशियस आईपीज है, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आपको मिल जाएंगी। या कहीं पे मालवेयर है, तो इस तरीके की चीजें आपको मिल जाएगा, ठीक है। इनेबल किया, रीजन बेस्ड रिसोर्स है, ठीक है। टू गेट बेटर कवरेज यू कैन एनेबल द सर्विस इन एवरी रीजन। यू कैन आल्सो इनवाइट अदर अकाउंट टू यूज अमेजन गार्ड ड्यूटी, ठीक है, जो मैंने बताया आपको कि वही ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, कल ही तो पहले ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट है, ठीक है। अदर बिकम अकाउंट्स बिकम मेंबर अकाउंट, और जो आपका एक डेलीगेटेड अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। सस्पेंड और डिसेबल कर सकते हो किसी भी टाइम। सर ये हम वहां से भी लगा सकते हैं, ऐसे मान लीजिए आप जैसे हम मैनेजमेंट अकाउंट है AWS ऑर्गेनाइजेशन का यूज कर रहे हैं, तो वहां से भी हम लगा सकते हैं सारे OU पे। नहीं, इसको लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, कंट्रोल टावर, ठीक है। आप में से किसी एक कोई भी अगर करना चाहे या दोनों मिलके कर लो, आपके अकाउंट में ना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लो, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बना लो, और मान लो आपने राकेश के अकाउंट को ऐड कर लिया, ठीक है, तो वो सेकेंडरी अकाउंट हो जाएगा। चाहो तो आप मुझे भी मेंबर अकाउंट मुझे नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरा मैनेजमेंट अकाउंट है, ठीक है। अगर आपके पास दो अकाउंट हो तो वो यूज कर सकते हो। तो एक अकाउंट को आप जैसे राकेश का आपने यूज किया, वो क्लाइंट में हो गया, या राकेश ने आपका यूज कर लिया तो आप क्लाइंट हो जाओगे, और एक मैनेजमेंट अकाउंट बना लो, ठीक है। उसके बाद एक अकाउंट को आप सिक्योरिटी अकाउंट बना लो, वहां पे आप कंट्रोल टावर को इनेबल कर दो, ठीक है। तो जो आप चाह रहे हो कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप इसको लिंक कर पाओ, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लिंक नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने कंट्रोल टावर बना लिया, ठीक है, तो अभी कंट्रोल टावर एक नया सर्विस है यहाँ पे, मतलब नया तो नहीं है, मैं बोलूंगा अब तो मोर देन 1 ईयर हो गया है। लेकिन अगर आप कंट्रोल टावर को यूज करते हो, तो कंट्रोल टावर से पहले होता था लैंडिंग जोन सेटअप, ठीक है। लैंडिंग जोन सेटअप में भी यही होता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ, उसके बाद आपका एक सिक्योरिटी अकाउंट सेटअप हुआ, एक लॉग अकाउंट सेटअप हुआ, ठीक है, लॉग आर्काइव अकाउंट सेटअप हुआ। लैंडिंग जोन इज नथिंग नथिंग, इट इज जस्ट लाइक ए फिनोमिना कि भाई यही चीजें होना चाहिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लैंडिंग जोन का सेटअप। लेकिन AWS उसके बाद कंट्रोल टावर को लेके आया। कंट्रोल टावर एक तरीके से रियली में मतलब एसोसिएटेड SSO होना चाहिए एनेबल, ठीक है, तो ये सब चीजें हो। लेकिन कंट्रोल टावर एक प्रॉपर्ली एक सर्विस है जिसके थ्रू आप एक्चुअली लैंडिंग जोन को सेटअप कर सकते हो प्रॉपर, ठीक है।
तो लैंडिंग जोन की जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उसको सपोर्ट करता है। आप जाओगे यहाँ पे तो आप लैंडिंग जोन को सेटअप कर सकते हो। आपके पास कुछ डिटेल्स मांगेगा वहाँ पे, और वो डिटेल्स देने के बाद आप उसको बोल सकते हो। उसमें एक प्रीरिक्विजिट है कि एसएसओ इनेबल होना चाहिए, ठीक है। और एसएसओ जिस रीजन में इनेबल होगा उसी रीजन में आप कंट्रोल टावर सेटअप करोगे, समझ लो। तो ये आपके पास है। कुछ रीजन आपको डिनाई करने हैं तो आप वो कर सकते हो कि भाई इस रीजन में मेरी सर्विसेज नहीं चलेगी, ठीक है, एडब्ल्यूएस की सर्विसेज यूज नहीं होगी, ठीक। यहाँ पे आप जो गार्ड ड्यूटी जैसे मैंने इनेबल किया है, इसी के साथ में एक गार्ड रेल होता है जिसमें कॉन्फ़िग रूल्स आप बोलते हो ना, एडब्ल्यूएस कॉन्फ़िग रूल हम बनाते हैं। कॉन्फ़िग रूल के थ्रू हम ये सेटअप करते हैं कि कौन सी चीजें हमारी कंप्लायंट है, कौन सी चीजें नॉन कंप्लायंट है। मान लो ईबीएस हमारे इनक्रिप्टेड नहीं है तो हम एक रूल बना सकते हैं या इनेबल कर सकते हैं कि अगर ईबीएस मेरी इनक्रिप्टेड नहीं है किसी भी उस अकाउंट में तो वो नॉन कंप्लायंट है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल गार्ड रेल वहां पे डिफाइन कर सकते हो कंट्रोल टावर में। तो ये अच्छी चीज है, ये आप एक बार जरूर मतलब सेटअप करो, और है ना, तो ये आप जरूर एक बार सेटअप करो। तो इसको आपको जो चीज आप करना चाह रहे हो कि आप मैं इसको सेंट्रली अनेबल कर पाऊँ तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं, ऑर्गेनाइजेशन में जाके इनेबल कर दूं, वो फीचर नहीं है। क्लियर है? तो इसको भी कवर कर लेते हैं कंट्रोल टावर को, ताकि वो अपना गार्ड ड्यूटी वूटी सारा इसी साथ ही आ जाए, फिर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये गार्ड ड्यूटी वाला कर लेते हैं। गार्ड ड्यूटी के बाद अगर आप अपना एक कंट्रोल टावर बनाना चाहो बिल्कुल बना सकते हो। आप में से दोनों, आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, आई विल गाइड यू, उसको कर टाइम लेना। लगता है सर, काफी इसमें टाइम लगता है। ये इसमें टाइम लेता है करीब ये। करीब मतलब आपका मानो कि एक क्लास आपकी लगेगी। हाँ मैं कह रहा हूँ 1-2 घंटा लग जाएगा अभी तो। हाँ, लग जाएगा। हाँ तो कल कर लेते हैं, कोई नहीं, स्टार्टिंग। कल कर लेते हैं। मैं आपको कंट्रोल टावर के प्री रिक्विजिट सेंड कर देता हूँ, ठीक है। कल मॉर्निंग में आप हाँ कंट्रोल टावर सेटअप कर लो। कंट्रोल टावर सेटअप कर लोगे तो काफी सारे पोर्शंस आपके सेटअप हो जाए, ठीक है। ये हुआ आपका। मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा अब ये गार्ड ड्यूटी जैसे आपने इनेबल किया तो गार्ड ड्यूटी से आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके की एक्टिविटीज को कवर करेगा, और मोस्ट प्रोबब्ली मतलब मोस्टली ये नेटवर्क रिलेटेड एक्टिविटीज को कवर करेगा, ठीक है। तो हमने कुछ सैंपल क्वेरीज जनरेट किया, तो ये सैंपल क्वेरीज आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अब देखो क्या है। lambda function is trying to attempt to communicating with a black hole IP address, right, on port number 80. Compromised IP addresses are often black hole, ठीक है। And hence communication with such as IP is indication of compromised lambda function. मतलब किसी ने आपका lambda function को हैक कर लिया, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब यही है, राइट। इस फाइंडिंग में समझने में कुछ दिक्कत है तो बताओ। सिंपल सिंपल इसी तरीके की फाइंडिंग आएंगी आपके पास, इसमें वो आपको ब्लैक का फाइंडिंग मतलब लेना है क्या और हुआ उस सर पर इसमें? एक्शन लेना है। हाँ, ब्लैक होल आईपी का। ब्लैक होल आईपी का, ब्लैक होल आईपी आगे क्या बोलो। क्या मतलब हुआ, मतलब मैं वही ब्लैक होल समझा। आईपी का मतलब है दो तरीके की लिस्ट होती है, एक होती है व्हाइट लिस्ट, एक होती है ब्लैक ब्लैक होल लिस्ट। मतलब व्हाइट लिस्ट का मतलब होता है जो आपके आईपी सिक्योर हैं, जैसे मेरे सिस्टम से अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो क्या है, सिक्योर कम्युनिकेशन है, राइट। लेकिन कुछ साइट्स ऐसी हैं जिसपे उन्होंने हैकर्स ने कुछ साइट बना रखे हैं जिसपे अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपके यहाँ कोई मालवेयर या मालवेयर कम्युनिकेट कर दें, ठीक है। इनसिक्योर साइट है बेसिकली, राइट। और आपके पास कुछ मालवेयर वगैरह या वायरस वगैरह सेंड कर दें और आपके सिस्टम्स को या आपके पासवर्ड की इंफॉर्मेशन को हैक करने का ट्राई करें। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है जहाँ पे इस तरीके की जो वेबसाइट्स हैं या इस तरीके की जो आईपी एड्रेसेस हैं जहाँ जो सस्पेक्टेड हैं और जिन पे डाउट रहता है कि ये जो है अगर आप इनसे कम्युनिकेट करोगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, वो हैक हो सकती है। क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जैसे यूजर आईडी पासवर्ड हो गया, पासवर्ड इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, या आपके सिस्टम का आईपी एड्रेसेस हो गया, या वो आपके सिस्टम पे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो साइट्स ट्रैक करते हैं उसको ब्लैक लिस्टेड आईपी कहा जाता है। ब्लैक लिस्टेड आईपी जिसको पता है, जो नोन लिस्ट है, ठीक है। तो अगर वो नोन लिस्ट में अगर आप जाओगे तो देखोगे तो ये है जैसे ब्लैक लिस्ट,
आईपी एड्रेस लिस्ट, है ना। तो ये दिखा देगा, ये वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो कुछ वेबसाइट्स बनी हुई है, इसको ये बता देगा कि भाई ये व्हाइट लिस्ट है या ब्लैक लिस्ट है, ठीक है। या एक आपको दिखा देगा, लिस्ट भी दिखा देगा कि भाई अब मिल जाएंगे, आप गूगल पे जाओगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वो आपको यहाँ पे ये दिखा देगा कि भाई ये जो है सिक्योर वेबसाइट है और या इनसिक्योर वेबसाइट है। अब जैसे याहू के हैं, याहू के क्या है, याहू के आपका वीआईपी को सर्च करेगा और यहाँ पे बोलेगा ये ब्लैक लिस्टेड है या नहीं है, ठीक है, वो है। इस तरीके की बेसिकली कम्युनिकेशन जहाँ पे आपका ब्लैक लिस्ट है या नहीं है, वहाँ पे आपको दिखा दूँ क्या है ब्लैक लिस्ट में लिस्टेड नहीं है। ऑब्वियसली yahoo.com सिक्योर वेबसाइट है, आप हैप्पी हो जाओ, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपकी ब्लैक लिस्टेड है। अगर उनसे कम्युनिकेशन हो रहा है तो क्या हो गया, अगर लैम्डा फंक्शन उनसे कम्युनिकेट हो गया तो मतलब क्या है कि आपका लैम्डा फंक्शन का कोड हो सकता है, उन्होंने पिक कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें वहाँ पे हो जाती हैं और इसलिए वहाँ से कम्युनिकेशन को अवॉइड किया जाता है। अब गार्ड ड्यूटी का क्या फायदा हुआ आपको, गार्ड ड्यूटी का ये फायदा हुआ कि अगर आपने इनेबल किया था तो आपको पता लगा कि आपका सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो, वो लैम्डा फंक्शन को चेंज कर दोगे या अपनी सिक्योरिटी को देखोगे कि किस तरीके से हमारे सिक्योरिटी को मैं इनहांस कर सकता हूँ। जैसे एक बड़ा कॉमन मैंने एग्जांपल दिया था आपको सिक्योरिटी ग्रुप का, है ना। सिक्योरिटी ग्रुप जब ऑल ओपन है तो यानी वहाँ पे इश्यूज होने का चांस है। ये सर जैसे सिर्फ ये फाइंडिंग्स वल्नरेबिलिटीज ही एसेस करेगा या उसको प्रोटेक्ट भी करेगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना प्रोटेक्शन प्लान, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है ये S3 प्रोटेक्शन, ये साइड इस में पर अगर जाते हो, इस पर जाते हो, S3 प्रोटेक्शन प्लान यहाँ पे भी वही कर रहा है, ठीक है। हाँ, इनेबल्ड है। यहाँ पे प्रोटेक्शन करेगा, इनेबल्ड है, यहाँ पे ये प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन अगर कुछ वल्नरेबिलिटी हो चुकी है वो तुम्हारे पास फाइंडिंग में आएगी और वो तुमको खुद ही करनी पड़ेगी। गॉट माय पॉइंट। इनेबल करोगे तो वो जरूर चलेगा, यही गार्ड ड्यूटी है। गार्ड ड्यूटी अगर आपने इनेबल कर दिया है तो है ही है। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है ना जो वल्नरेबिलिटी हो चुकी हो, है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो वो आपकी फाइंडिंग में दिखाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे एंटीवायरस है ना, मतलब एंटीवायरस हाँ जी, समझते हो तो समझ गया। एंटीवायरस वाला काम है इसका, कि आपने इसको इनेबल कर दिया और यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन चल रहा है और बस, तो प्रोटेक्शन चल रहा है, आपने इनेबल कर दिया, इसका चार्जेस ले रहे हो, ठीक है। फ्री ट्रायल 30 डेज का है, आप देखो उसमें फाइंडिंग भी दिखाएगा, तो उसमें फाइंडिंग में आपको दिखाएगा कि एक्चुअली ये हुआ था और यहाँ पे हमने इसको अवॉइड किया है, यहाँ पे हमने इसको ठीक किया है, इस तरीके की चीज। अब ये सब सैंपल है एक्चुअली, ये क्या है, ये वो नहीं है, जनरल नहीं है ना, ये हमने सैंपल एक्चुअली जनरेट बता किया रहा था है, तो उसके लिए। बता रहा है हाँ, ये तो इस आपको तरह का हो सैंपल सकता है। इस तरीके का हो सकता है, सैंपल हमने जनरेट किया था इसलिए। इसमें तो आइडियली ये मुझे सैंपल जनरेट करने की जरूरत नहीं। हम्म, रेमेडीज करेगा प्रोवाइड, हाँ, सॉरी क्या बोले। रेमेडिएशन देगा ये। रेमेडिएशन देखो इंस्पेक्टर में मिलती है, रेमेडिएशन मिलेगी, रेमेडिएशन तो देखो हर जगह मिलती है, रेमेडिएशन तो आपको हर जगह मिलती है, ठीक है। इसकी डिटेल लोगे ना तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी रेमेडिएशन। ठीक है, अब ये एक तो ये हुआ, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका गार्ड ड्यूटी के अंदर। तो गार्ड ड्यूटी समझ में आ गया, इंस्पेक्टर समझ में आ गया। जब आपके पास एग्जाम में या किसी से पूछोगे तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि किस तरीके की सर्विसेज के लिए कौन सी सर्विस यूज करोगे। EC2 के लिए इंस्पेक्टर यूज करोगे और S3 लैम्डा VPC फ्लो लॉग्स के लिए गार्ड ड्यूटी यूज करोगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद एक सर्विस और जो आती है वो आती है आपके पास कौन सी, इसको मैं पहले डिसेबल कर दूं, सेटिंग्स जाके ये यहाँ उसके से बाद डिसेबल तो ये मतलब पैसा चार्ज नहीं होगा इसका ना। आई एम नॉट श्योर कि मतलब ना एक बार इनेबल करने के बाद
इमीडिएटली चार्ज लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। जैसे होस्टेड जोन है ना, होस्टेड जोन अगर आप क्रिएट करके डिलीट किया आपने, ठीक है, तो आपने तो यूज एक ही बार किया, लेकिन फिर दोबारा क्रिएट किया, तो वो 2 बार होस्टेड जोन के चार्ज लगेंगे। चाहे आप एक ही यूज कर रहे थे नेक्सस आईटी, लेकिन वो लगेंगे 2 बार, ऐसा है। तो मैं सर कह नहीं एक सकता कि इसका चार्ज, लेकिन अभी नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तो मैंने फ्री ट्रायल में यूज किया है ना, 30 डेज का फ्री ट्रायल है ना, इसलिए मेरे पास अभी नहीं लगेगा, एटलीस्ट ये तो मुझे पता है। क्योंकि जब हम यूज करते हैं, मतलब आप कंपनी में यूज करोगे, तो चार्जेस के लिए आपके पास तो नॉर्मली कोई नहीं आएगा। सर जैसे हम ये प्रोमेथियस, जैबिक्स और ये रेलिक यूज करते हैं, ऐसी एजेडब्ल्यूएस का भी कुछ आता होगा पूरा? दोबारा बोलो। जैसे ये मॉनिटरिंग टूल्स आते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग टूल, न्यू रेलिक आता है, जैबिक्स आता है, प्रोमेथियस है, ऐसे इसमें भी कोई सर्विस आती होगी इसकी जो सारा कंट्रोल करती होगी? मॉनिटरिंग सर्विस, जी। क्लाउड ट्रेल और क्लाउड वॉच, ये है। बस। और जो तुम पूरा सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, हाँ। तो दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि वो कुछ इस तरीके का है। कोर्स में भी नहीं, मतलब वहां पे नहीं है। और इस तरीके की सर्विस आई डोंट थिंक सो कि है वहां पे। थर्ड पार्टी टूल यूज करते हैं ये। हम्म। मैंने भी सुना नहीं, हो सकता माइट भी वो कुछ ऐड ऑन कर दे, ये कर रहा हूँ। क्योंकि हाँ, वो चलता रहता है ना, ये चीजें क्या है कि मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते ज्यादा। हाँ, आपने नेम सर्वर अपडेट कर दिए थे ना? आपने नेम सर्वर अपडेट कर दिए थे ना? हेलो। हाँ। हाँ जी सर, हाँ जी, वो एक्चुअली म्यूट था माइक। अच्छा। बोल रहा वो ये रहा। यही था आपका नेक्सस डैश IT, यही था क्या? नेक्सस हाँ हाँ, ये डैश IT डॉट यही है, यही है, यही है। ठीक है जी। तो हमने दो चीजें समझी, इंस्पेक्टर, गार्ड ड्यूटी। एक और सर्विस है जो इसी से बिल्कुल रिलेटेड है, ठीक है, तो उसको और देखते हैं। वो भी ज्यादा लंबा काम नहीं है, तो उसको बोलते हैं शील्ड, AWS शील्ड, ठीक है। तो शील्ड आपको यूज में नहीं मिलेगी, ठीक है, रीजन बीइंग क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली सर्विस है, ठीक है। तो शील्ड और वेफ, तो वेफ आपको यूज में मिल जाएगी, ठीक है। वेफ के आप रूल्स बना सकते हो। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड एक और सर्विस है वेफ, ठीक है, वेफ को देखेंगे। वेफ यूजफुल है। वेफ वेफ क्या है? फायरवॉल है, ठीक है। वेफ क्या है? फायरवॉल है। तो अगर आप फायरवॉल समझते हो, तो सेम काम यहाँ पे ये करते हैं। वेफ क्या है? काफी जगह एप्लीकेबल हो सकती है। तो जो भी काम फायरवॉल करती है, वो ये कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब आप जाते हो गो टू AWS ये शील्ड, ठीक है। तीनों में सर ये डिफरेंस क्या जाता है, वेब, सील एंड फायरवॉल मैनेजर? शील्ड और वेब में तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ क्लियरली। फायरवॉल मैनेजर उनका देखते हैं कैसे, ठीक। तो शील्ड देखो आप पहले क्या है। शील्ड में क्या है? अभी क्या है जो एनवायरनमेंट है शील्ड के अंदर, ये अगर आप देखोगे इसको डेफिनेशन, मैनेज DDoS प्रोटेक्शन सर्विस। तो ये DDoS प्रोटेक्शन सर्विस है। अब DDoS क्या आता है, ठीक है। अब शील्ड से पहले आ जाएगा DDoS, ठीक है। तो DDoS कैसे यूज करते हैं? DOS, DOS अटेम्प्ट है ना, सिक्योरिंग अगेंस्ट DDoS अटैक। तो DDoS अटैक बताओगे? कुछ 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 आइडिया? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स हाँ जी, क्या हाँ जी, होता है? हाँ जी, हाँ जी। ना, जैसे डिनायल सर ऑफ होता है इसमें सर्विस अटैक। पिंग अटैक होता है ना ये होता है किसी कि हाँ। हम के तो बोलो,
हाँ बोलो बोलो, हाँ, बोलो। ये आपको जो ब्रॉडकास्ट जो करते हैं मल्टीपल्स जो रिक्वेस्ट भेजते हैं ताकि जो है हाँ। नेटवर्क चौक हो जाए और कहीं ना कहीं बाईपास मिल जाए उस वल्गर करेक्ट, ट्रैफिक को। करेक्ट। मतलब इनका इंटेंशन ये रहता है कि फ्लिपकार्ट का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है? अब फ्लिपकार्ट को डाउन करना है, राइट? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रैफिक भेजना शुरू किया, फ्लिपकार्ट को .com खोलो, करना कुछ नहीं है उनको, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बस फ्लिपकार्ट पे ट्रैफिक भेजना, फास्ट ट्रैफिक भेजना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, जितना सर्वर लोड उठा सकता था, एक्चुअली में रियल लोड नहीं आ रहा, और जितना लोड आ सकता था, सर्वर लोड पिक कर सकता था, वो सारी लिमिट क्रॉस हो गई फास्ट ट्रैफिक की वजह से। उससे क्या हुआ, आपका सर्विस हो गई डाउन, वेबसाइट हो गई डाउन। दैट इज वन। तो सेकंड आपने बोला कि उसमें कहीं से कुछ बाईपास मिल जाए, ठीक है? तो बाईपास मिलके सर्वर्स की इंफॉर्मेशन ले ली जाए और सर्वर को डाउन कर दिया जाए, ठीक है? इस तरीके की जो चीजें हैं, ये डीडोस अटैक में आती है ना। अब इसको ब्लॉक कैसे करोगे, ब्लॉक कैसे करोगे? ये तो हमें पता लगा डीडोस अटैक है, ठीक है? अब इसको कैसे ब्लॉक कर सकते हो, ये बताओ। CDN के थ्रू या वेफ के थ्रू, जैसे अकामाई हो गया, क्लाउड फ्रंट है, इसी हाँ, तरह सब हो गया। हाँ। तो ये क्या होता है कि भाई ये अफ्रीकन कंट्रीज में आपने देखा होगा कई बार बहुत ज्यादा आता है, ठीक है? वहां पे ज्यादा है, ये चीजें होती हैं कि स्पैमर्स या हैकर्स भेजते रहते हैं ट्रैफिक को और कोशिश करते हैं वेबसाइट्स को डाउन करने की, ठीक है? अब उसका सोर्स तरीका क्या है कि जो सोर्स आ रहा है उसको ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है? तो हमने एक फायरवॉल रूल बना दिया वहां पे, और उस फायरवॉल रूल पे बोला अगर इस वेबसाइट से कोई ट्रैफिक आता है, जैसे हमने ब्लैक लिस्टेड आईपी बोला है ना, तो ये सेम चीज है कि ब्लैक लिस्टेड आईपी आया, ब्लैक लिस्टेड आईपी से अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है तो उसको ब्लॉक कर दो। अब क्या हुआ कि जैसे ही कोई ट्रैफिक आया, ठीक है? तो उसने देखा वेब फायरवॉल जो लगा हुआ है, कोई भी फायरवॉल, पहले फायरवॉल लगा होता था, ठीक है? अभी भी वही लगा रहता है, डिवाइसेस होते हैं आपके पास। पहले पहले या मतलब शायद एटी&टी में काफ़ी लोग रहते थे, ठीक है? या फायरवॉल डिवाइसेज़ रखे रहते थे, ठीक है? तो वो डिवाइसेज़ पे आपने फायरवॉल रूल बनाया कि भई अगर इस ब्लैक लिस्टेड आईपी से कोई ट्रैफ़िक आता है, ठीक है? इसको ब्लॉक कर दो। और क्या हो सकता है? आप कुछ इंटेलिजेंट टूल लगा सकते हो नेटवर्क लेवल पे ही, है ना? एंट्री लेवल पे। वो टूल क्या देखता है कि भई इससे ट्रैफ़िक, मान लो आपके पास ट्रैफ़िक ज़्यादा आना स्टार्ट हो गया, तो उसने देखा कि भई ये ट्रैफ़िक तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, राइट? तो क्या ये ट्रैफिक लेजिटिमेट है या नहीं है? क्या ये ट्रैफिक जेन्युइन है या नहीं है? अगर वो जेन्युइन नहीं हुआ ट्रैफिक, तो उसको आपको इंटीमेट भी कर सकता है कि भाई ये देखो इस वेबसाइट से ट्रैफिक आ रहा है, दैट इज फर्स्ट। और उस पे एक्शन भी ले सकता है वो। यू कैन डिफाइन दैट कि भाई अगर इस तरीके से फास्ट ट्रैफिक आ रहा है तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है? तो सच काइंड ऑफ थिंग्स हो सकती है, राइट? क्योंकि अगर जो लेजिटिमेट ट्रैफिक होगा वो रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है? किसी ने शॉपिंग किया, शॉपिंग करके चले गए, हो गया काम खत्म। तो 10, 15, 20 रिक्वेस्ट आएँगी, इससे ज़्यादा नहीं आएँगी, ठीक है? तो यहाँ से ब्लॉक करने का क्या तरीका है, डीडोस अटैक बचाने का क्या तरीका है कि जो सोर्स आ रहा है उसको ब्लॉक कर दो, ठीक है? या उसको इग्नोर कर दो। इग्नोर नहीं, सॉरी, उसको अ, ब्लॉक कर दो या उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट मत करो, ठीक है? अब बात आती है एडब्ल्यूएस में क्या है, तो एडब्ल्यूएस में आपके पास वेफ है, ठीक है? एडब्ल्यूएस में आपके पास एडब्ल्यूएस शील्ड है। इंस्पेक्टर क्या उसको वो करता है, इग्नोर करता है, ब्लॉक करता है? नहीं कर रहा। वो आपको सिर्फ इंटीमेट कर रहा है, ठीक है? गार्ड गार्ड ड्यूटी आपको सिर्फ इंटीमेट कर रही है कि भाई देखो ये सस्पेक्टेड ट्रैफिक है, ठीक है? वो उसको ब्लॉक नहीं कर रही है। ब्लॉक करने के लिए क्या है हमारे पास? वेब शील्ड या फायरवॉल मैनेजर जो है वो, ये तीन चीजें आपके पास है, ठीक है? अब शील्ड किस तरीके से काम करती है, जब मैं शील्ड बताऊंगा तब शील्ड पे बात करेंगे, लेकिन डिनायल ऑफ सर्विस हो गया। व्हाट आर डिनायल ऑफ सर्विस अकाउंट? यूजर सेंड रिक्वेस्ट टू वेब एप्लीकेशन, हियर मैलिशियस यूजर ट्राई टू स्पैम बाय सेंडिंग फाल्स और स्पैम ट्रैफिक। सॉल्यूशन क्या है? इनेबल कर दो एडब्ल्यूएस शील्ड एडवांस सर्विस को। तो ये क्या करती है सर्विस? ये सर्विस ना एक्चुअली अगर कहीं से ऐसा फास्ट ट्रैफिक आ रहा है तो अपने आप ही ब्लॉक कर देगी, ठीक है? वो पूरा ग्लोबली मॉनिटर करते रहते हैं कि भाई कहाँ-कहाँ से ट्रैफिक या ब्लैक लिस्टेड एक्टिविटीज आ रही हैं। तो जब मैं शील्ड वाले पे था, तो शायद आपको एक ये डायग्राम देखो। तो ये ना ये मॉनिटर करते रहते हैं कि ट्रैफिक कहाँ-कहाँ से आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रीजन है, ये एरियाज हैं जहाँ से ट्रैफिक ज्यादा आता है। तो ये मॉनिटर करते हैं यहाँ से इस लिस्ट से कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रहा, कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रहा वेबसाइट्स पे, ठीक है? जैसे इंडिया के अंदर भी मतलब एक है, ठीक है? इंडिया के अंदर भी एक है, ये वाला एरिया,
ठीक है, मुंबई, गुजरात, व्हाटएवर इट इज, ये एरिया पे है, ठीक है, और यहाँ पर ये एरिया, ठीक है। ये ग्लोबली दिखा रहा है कि कहाँ पे अभी ब्लैक लिस्टेड आईपी ज्यादा है, ठीक है। और शील्ड क्या करता है, अगर कोई भी यहाँ से ट्रैफिक आएगा, तो आपकी वेबसाइट अगर सपोज करो बहुत क्रिटिकल है, तो आप शील्ड को यूज कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि शील्ड जो जो बड़ी वेबसाइट्स हैं उन्हीं पे ज्यादा हैकर्स ट्राई करते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजें, तो ये शील्ड इन सब चीजों को ब्लॉक करता है। तो या तो आप शील्ड इनेबल कर दो, ठीक है, दैट इज वन वे। आप वेव भी कर सकते हो। वेव वेव में क्या है, वेव में कुछ सजेस्टेड रूल्स हैं, तो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग शील्ड है, लेकिन वेव भी आप इनेबल कर सकते हो। वेव के थ्रू आप मैनुअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और वेव में भी एडब्ल्यूएस मैनेज सर्विसेज हैं, ठीक है। मतलब एडब्ल्यूएस मैनेज रूल्स बने हुए हैं वहां पे कि भाई ये ब्लैक लिस्टेड आईपीज हैं, इनको ब्लॉक करना है, और ये तो वेव भी मतलब काफी ज्यादा एक्चुअली इफेक्टिव हो जाता है। ये शील्ड को इनेबल कर दो। ऑल्टरनेटिव, यूज लार्ज EC2 इंस्टेंस विद 25 GB नेटवर्क इंटरफेस, या फिर आप इतना बड़ा नेटवर्क कैपेसिटी लगा दो कि भाई भेजो कितना भेजना है, ठीक है, लार्ज EC2। बट ये सॉल्यूशन ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। मतलब आप इतनी बड़ी लार्ज इंस्टेंस पे जाओ तो डेफिनेटली आप मतलब वो स्पैम ट्रैफिक तो सेंड कर ही रहे हैं ना, वो तो अलाउ हो ही रहा है, ठीक है। तो ये उतना बढ़िया ऑल्टरनेटिव नहीं है। शील्ड इज वन वे। सेकंड वे इज यूज इलास्टिक लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर में कैपेसिटी है कि वो काफी ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हैं। नेचर में तो अगर लोड आ रहा है तो वो इलास्टिकली हैंडल हो जाता है। एज इट इज इलास्टिक इन नेचर, इट कैन हैंडल सच लार्ज रिक्वेस्ट। तो ये सजेस्ट करता है, ठीक है। उसमें भी SSL और TLS ट्रैफिक को अलाउ करो, ठीक है। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि SSL या TLS ही आपके पास प्रोटोकॉल इनेबल हो, ठीक है। तो HTTPS या SSL सर्टिफिकेट डालोगे तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इनक्रिप्टेड होके जाएगा, और जब वो इनक्रिप्टेड होके जाएगा तो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, बीच में से हैकर हैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये एक ज्यादा एडवांटेज रहती है। प्लेन टेक्स्ट में डेटा नहीं भेजना चाहिए, है ना। तो इनक्रिप्टेड में जाना चाहिए, तो ये SSL और TLS यूज करो। With the application load balancer, you can ensure that only well-formed web requests are routed to the backend instance. तो मतलब SSL आपने enable कर दिया तो वो well formed डेटा में होके जाता है। You can use Amazon CloudFront। CloudFront में भी ये आपके पास काफी एडवांटेज है, ठीक है। तो CloudFront भी यूज कर सकते हो। तो यू कैन यूज CloudFront। ये बाय डिफॉल्ट SSL सर्टिफाइड होता है, ठीक है, सर्टिफिकेट आपके पास ऑलरेडी होता है CloudFront का। As it uses edge location to deliver responses, this would reduce the load of the original system। तो क्लाउड फ्रंट में एज का फायदा होता है आपको, और दूसरा SSL ट्रांसमिशन होता है, बाय डिफॉल्ट ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या फायदा है, इसमें ये एडवांटेज है कि लोड काफी ज्यादा हैंडल कर लेता है, और इसमें आप वेब भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यू कैन इंटीग्रेट वेब विद क्लाउड फ्रंट, ठीक है। तो ये भी आपके पास होता है। राउट 53 सर्विस को यूज करो। तो राउट 53 सर्विस क्या है, राउट 53 सर्विस में ना, मैंने आपको एक बताया था, DNS सिक्योरिटी को आप इनेबल कर सकते हो। तो ये देखता है कि जो रिक्वेस्ट आ रही है एक्चुअली प्रॉपर्ली ओरिजिन से आ रही है या नहीं आ रही, क्या। तो DNS सिक्योरिटी के थ्रू भी आप अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हो। यू कैन यूज राउट 53 सर्विस, दिस इज हाईली अवेलेबल एंड स्केलेबल डोमेन सिस्टम इफ देयर इज अ DDoS अटैक। तो ऑब्वियसली मतलब राउट 53 पे AWS ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो इसी वजह से आपको ज्यादा सिक्योर मिलता है। तो if there is a DDoS attack against the domain name system, the service has the required measure to place to cop। तो क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली उसके पास भी कुछ उन्होंने अपनी टेक्निक्स लगाया हुआ है ना। तो ऐसा नहीं है कि विदाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने राउट 53 को सेटअप कर दिया। तो ये है। और इसके साथ में आप इनेबल DNS सिक्योरिटी को आप इनेबल कर सकते हो। दीज आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ में वेफ वेफ तो नॉर्मली लगता ही लगता है, ठीक है। अगर आप चाहो, अगर आपको रियली में DDoS अटैक का डिफरेंस आ रहा है, हालांकि क्या है कि अगर आप लोड बैलेंसर यूज कर रहे हो, राउट 53 यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप DDoS अटैक से पहले ही काफी ज्यादा सेफ हो जाते हो, ठीक है। तो आपको जरूरत नहीं पड़ता। बट स्टिल इफ यू आर गेटिंग द दिस थिंग, यू कैन गो फॉर वेफ। अगर वेफ भी काम नहीं कर रहा है तो देन यू कैन गो फॉर शील्ड। मैं शील्ड को लास्ट में क्यों रख रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कॉस्टिंग का फर्क है, इसकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा है एडवांस की। This tool can be used to protect against web-based attacks. This tool works with the CloudFront and application load balancer। यहाँ तक कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मुझे बता दो।
क्लियर है। तो डीएनएस सर जो इंस्पेक्टर सेक वाला था ये हमारा शायद रह गया था, डीएनएस सेक। ड्यूटी, हाँ डीएनएस सेक रह गया था, मैं उसको नहीं कह रहा, लेकिन आप समझो कि मैंने कहा डीएनएस सेक को इनेबल कर दोगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आगे सब क्लियर है। हाँ तो डीएनएस सेक को देखो इनेबल करना है, तो इनेबल करने के लिए क्या है, देखो मैं पॉइंट वही है कि किस हमें क्या समझना है। डीएनएस सेक को इनेबल करने के लिए अगर मैं तुमको बोलूंगा तो तुम इनेबल कर दोगे। कैसे करोगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं आती है ना, लेकिन ये आप कर लो। झाड़ू एक बार लगा लो, 1 मिनट होल्ड करना प्लीज। तो मैं सिक्योरिटी पे आ रहा हूँ, सिक्योरिटी के हमारे कुछ टूल्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इंस्पेक्टर, गार्ड ड्यूटी, ठीक है। गार्ड ड्यूटी के बाद नेक्स्ट पिक्चर में आया वेफ, उसके बाद पिक्चर में आया हमारे पास शील्ड, ठीक है। इंस्पेक्टर किस पे काम करेगा, EC2 इंस्टेंस, लैम्डा, और क्या था, कंटेनर, रिपोजिटरी, कंटेनर, इमेजेस, ठीक है। गार्ड ड्यूटी किसके लिए करेगा, VPC फ्लो लॉग्स, S3 इवेंट्स, ठीक है। और क्या करेगा, DNS क्वेरीज, ठीक है। क्लाउड ट्रेल लॉग्स, क्लाउड ट्रेल लॉग, वेरी गुड, क्लाउड ट्रेल लॉग। मैलवेयर प्रोटेक्शन में इसमें मैलवेयर प्रोटेक्शन, हाँ DNS क्वेरीज, क्लाउड ट्रेल लॉग्स, ठीक है, ठीक है। जी ये है आता है। WAF, WAF is similar to firewalls, similar to firewall. Generic, you can create AWS manage tools, ठीक है। AWS manage rules भी हैं यहाँ पे, मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ AWS manage rule बना सकते हो, और can create your own rules, ठीक है। तो देखेंगे वेब में, है ना। शील्ड gives protection to complete AWS environment services from unauthorized network request DDoS attack, ठीक है जी। used in DDoS attacks, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ कहाँ कहाँ पे हम क्या क्या कर रहे हैं। तो मैंने तुम्हें बताया शील्ड का, मैं कह रहा था, हाँ तो शील्ड यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये है, उससे शील्ड से पहले हम कुछ और कर रहे थे, वेफ एंड शील्ड, हाँ मतलब शील्ड पे आ गया था, ठीक है। तो तो शील्ड के बारे में मैं आपसे ये कह रहा था, नहीं शील्ड से पहले हमने पढ़ा था DDoS अटैक, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम शील्ड की बात करते हैं, जो मैं शील्ड की आपसे बात कर, ठीक है। तो अब आ जाओ शील्ड पर। So shield क्या, infrastructure protection. What is AWS Shield service? This is a service that helps protect against distributed denial of services attacks. WAF Shield Firewall Manager. There are 2 types of Shield services. ठीक है। One is AWS Shield Standard, जो आपको by default मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है, प्रोटेक्शन आपको अभी भी मिला हुआ है। This is automatically available for an account, for every account. For every account at no additional charge. This service help protects against network and transport layer, right? So this is protecting against network and transport layer DDoS attack against your infra. So it is already doing that one, ठीक है। But if you want to go for the higher security, you can use AWS Shield Advanced Services. तो नॉर्मली तो जरूरत पड़ता ही नहीं है, लेकिन अगर कभी वेबसाइट्स आपकी बहुत ज्यादा है या कुछ ऐसा है कि
हैकर हाथ धो के पीछे पड़ ही गए, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो शील्ड को। दिस प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टारगेटिंग एप्लीकेशन होस्टेड यूजिंग सर्विसेज सच एज Amazon EC2, इलास्टिक लोड बैलेंसर, CloudFront एंड ड्रॉप। तो अगर टारगेट बेस पे आपकी चल रही है एप्लीकेशन और कुछ ऐसा है कि particularly target किया जा रहा है, तो you can go for AWS Shield Advanced certification. If you want to protect your infra against larger DDoS attacks, then can make use of AWS Shield Advanced services. With these services, you can also contact a 24/7 DDoS response team. तो वहाँ पे एक DDoS response team is also there. अगर आपका कुछ भी issue आता है, तो you can directly connect with them and वो आपको support करेंगे continuously for any sort of assistance during an actual DDoS attack. तो आपके पास हो गया, आप फंसे हुए हो तो डेफिनेटली वो लोग हेल्प करेंगे। यू कैन ऑल्सो गेट एडवांस रियल टाइम मैट्रिक्स एंड रिपोर्ट्स, राइट? दीज मैट्रिक्स एंड रिपोर्ट्स विल गिव यू मोर इनसाइट ऑन द डीडोस अटैक्स, ठीक है? तो जो रिपोर्ट्स आपको मिलती हैं वो भी ज्यादा एडवांस रिपोर्ट्स मिलती हैं। तो जो इसका कॉस्ट है, इसका कॉस्ट $3000 पर मंथ है और बेसिक फ्री है। तो कंपनीज क्या यूज करती हैं? बेसिक यूज करती हैं, एडवांस $3000 का यूज नहीं करती हैं। लेकिन डेफिनेटली वो आपको मोर इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं और जैसे मैंने बताया आपको 24/7 डीडोस अटैक्स मिलते हैं। बहुत ही लार्जर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो डेफिनेटली वो यूज कर सकते हैं, पर $3000 पर मंथ का इसका कॉस्टिंग है। लेकिन उस यहाँ तक जाने से पहले आपके पास पहले ही काफी सारे सॉल्यूशंस हैं, जैसे इंस्पेक्टर, गार्ड ड्यूटी, वेफ, राइट? ये सब सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो अगर आप शील्ड पे आते हो तो यहाँ सब्सक्राइब टू शील्ड एडवांस करोगे तो बस आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तभी तो बाकी इसको ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं करती हैं, शील्ड एडवांस को। कभी नहीं, हाँ, बहुत ही मतलब आप मिलेगी आपको, बहुत रेयर मिलेंगी जो बड़ी एड बहुत ही ज्यादा बड़ी हैं तो उसमें मिल जाएगा, नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन लेकिन कोर्स पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। लार्जेस्ट पैकेट अटैक्स कितना हुआ है लास्ट 2 वीक्स की समरी देखो, तो लार्जेस्ट पैकेट अटैक 176 MBPS का हुआ है। लार्जेस्ट बिट रेट कितना हुआ है? 561 GBPS का हुआ है, ठीक है? मोस्ट कॉमन वेक्टर सिन फ्लड है, थ्रेट लेवल नॉर्मल है, टोटल नंबर ऑफ अटैक्स 2,42,000। तो ये बड़ी पिक्चर है बॉट आपके चला रहे पास। हैं, ये आर्मी बॉट चलाते हैं, बॉट। हाँ, बिल्कुल, बॉट के थ्रू आजकल ज्यादा हो रहे हैं। सर कोई ये कुछ और भी तरह का प्रोटेक्शन भी होता है क्या? जैसे ये डेवऑप्स में मैं एक बार मैं इंटरव्यू किया था, उसमें वो कहते हैं बूटो का यूज करते हैं, ऐसे कुछ पता नहीं क्या बोल रहा था वो। क्या बोले थे? बूटो बूटो। पता नहीं यार। बोटो स्पेलिंग का आइडिया है? बोटो BOTO। होता है बोटो, आपका, बोटो वो कह तो रहा हूँ मैं। पाइथन पाइथन के में लिए होता होता है। है, पाइथन का फ्रेमवर्क कुछ ऐसा कुछ है वो तो। बोटो लाइब्रेरी होती है। हाँ जी, हाँ जी। बोटो लाइब्रेरी पाइथन में यूज होती है, वो AWS के लिए यूज होती है। वो तो नहीं कह रहे थे? पता नहीं, मुझे भी समझ में आया नहीं उसको। डेवऑप्स, एक्चुअली डेवऑप्स की बात कर रहे हो ना? हाँ। तो हाँ। ये बोटो लाइब्रेरी होती है। बोटो लाइब्रेरी आपको यूज करनी पड़ती है अगर आप कोई स्क्रिप्ट बना रहे हो, आप पाइथन में काम कर रहे हो या पाइथन के थ्रू काम करना चाहते हो AWS का, है ना? तो डेवऑप्स में क्या करना पड़ता है? पाइथन की स्क्रिप्ट बनती है। तो ये एक मॉड्यूल शुरू होता है जिसको बोलते हैं बोटो 3 मॉड्यूल होता है बेसिकली ये, ठीक है? और बोटो 3 क्या है? बोटो 3 के थ्रू आप कनेक्ट करते हो आप अपने AWS एनवायरनमेंट। तो पाइथन में अगर आपके पास बोटो 3 मॉड्यूल नहीं है तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? और अगर बोटो 3 है एनवायरनमेंट तो आप कनेक्ट कर पाओगे, तभी आपका काम चलेगा। तो जब भी लगाते हो तो इंपोर्ट बोटो 3 लगाते हो आप। बोटो बोल रहा, वो बोटो। ये जो सर आपने टूल्स बताए हैं, ये VAPT का पार्ट हो गया एक तरह से ना? किसका? VAPT, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेन टेस्टिंग टूल्स आते हैं ना? VAPT, हाँ हाँ, वल्नरेबिलिटी एंड, बता दो यार, बड़ी अच्छी टर्म लेके आओ। VAPT। हाँ, VAPT। IT बहुत बड़ी है यार। वल्नरेबिलिटी आगे। असेसमेंट। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्ट, एक्चुअली ये तो वैसे ही काफी, वल्नरेबिलिटी एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी जाओगे तो बड़ी चीज होगी।
इसमें डेवऑप्स की एप्लीकेशन जो बनती है वहां पे भी ये होता है। बाकी हाँ सिक्योरिटी में बिल्कुल है। ठीक है जी, तो ये शील्ड हुई यहाँ तक। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, वेब का भी देखना है, बट इनमें कुछ डाउट है तो बताओ मुझको अभी तक। ये 4 चीजें हमने जो किया है, इंस्पेक्टर, गार्ड ड्यूटी और ये। बाकी इनेबल करके देखोगे तो पता लग जाएगा, अपने अपने एनवायरनमेंट में इनेबल कर लो। फ्री फ्री चीजें हैं, ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं इसमें। लेकिन ये पता होना चाहिए कि यूज कहाँ पर है। सर ये जो जैसे जो शील्ड वाला जो फ्री है वो हम चेक नहीं कर सकते कि कहाँ पे यूज हो रहा है, क्या उसकी मतलब क्या वो कैसे काम कर रहा है या कुछ शील्ड में लॉग नहीं 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 नहीं, शील्ड तो आपको ऑटोमेटिक ने इनेबल ही है ना। शील्ड में आपको चेंज चेक करने वाला नहीं है कि ये है। या तो इसमें बस एक ही ऑप्शन है दोस्त, आप उसमें चले जाओ, क्या बोलते हैं, एडवांस में चले जाओ। ठीक है, बाकी तो आपके पास कुछ ऐसा नहीं देते। ये सिर्फ इसके अंदर आप शील्ड में जाओगे ना, सिर्फ यही है, देखो है ही नहीं कुछ। एडवांस लेवल पे हो। हाँ, सीधा एडवांस लेवल पे जाओगे, वहां पे जाके देख सकते हो कि भाई क्या सिनारियो चल रहा है। बाकी तो बस एक जनरली, बहुत ही जनरल है। एंड आई विल नॉट वेब माइंड कि अगर वेब आप चाहो तो से इनेबल जो कर सकते फायरवॉल होती है, जैसे वेब है वो सिर्फ डीडोस अटैक को रोकता है और भी कुछ रोकता है? हो। ये डीडीओस के लिए है, मतलब और जैसे वो वाला आप जैसे प्राइमरी जो फायरवॉल यूज प्राइमरी करते थे। एक्शन अगर तुम बोलोगे ना, हाँ जी, हाँ जी। प्राइमरी एक्शन एक्चुअली डीडीओस के लिए ही हो। जैसे आईडीएस आईपीएस जैसे होता है ना उसमें, जैसे फायरवॉल जो हम यूज करते थे। वो सब भी कर मतलब जैसे सकते हो, जैसे जैसे तुम कोड, जीरो पर्टिकुलर डे कोड अटैक ब्लॉक होता कर है। सकते हो। जीरो डे अटैक है, या सैंड का एक सैंड स्टॉर्म करके आता है। भाई जीरो डे अटैक क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे तो मैं बताऊं आगे क्या है। या जीरो डे वल्नरेबिलिटी है ना, हाँ जी, हाँ जी। और क्या है। और जैसे ये सैंड स्टॉर्म था, जैसे जैसे जो जो फायरवॉल नहीं होती, जैसे फोर्ट गेट की आती है, या ऐसा इसके नहीं नहीं, तो फोर्ट जो गेट जो आता है। भी जो जो भी आपका क्या कहते हैं फायरवॉल का काम रहेगा, वो तो ये कर ही देगा ना। हम्म। वो तो करेगा ही करेगा। अगर वो जीरो डे वल्नरेबिलिटी में आपके पास, देखो किस तरीके की वल्नरेबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वायरस को डिटेक्ट नहीं करता। आप समझो मेरी बात को। वो उसका कैलकुलेशन का मतलब, उसका काम क्या है, वायरस को डिटेक्ट करना नहीं है, वो एंटीवायरस का काम है ना। लेकिन क्या मेरे पास किसी सस्पेक्टेड आईपी से कुछ ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, वो कर देगा। उसके लिए शील्ड है, ये जो जीरो डे है ना, जीरो डे के लिए देखो शील्ड है। ठीक है, फायरवॉल बेसिकली आईपी से डील करता है। ठीक है, फायरवॉल बेसिकली आईपी से डील करता है। ठीक है जी, तो ये हुआ। हाँ, तो और एक चीज और देख लेते हैं यार जरा। क्या टाइम हो गया, 43 हो गया। सिक्योरिंग अगेंस्ट मैन इन मिडिल अटैक्स, ठीक है, और इसी टू इंट्रूजन देखते हैं। सिक्योरिंग अगेंस्ट मैन इन मिडिल अटैक्स, ये देखते हैं। कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझने की जरूरत है कि क्या चीज है, क्या चीज चल रहा है। क्या, तो ये भी ऑलमोस्ट वही सेम चीज आती है। ठीक है, इफ ए यूजर कनेक्ट ईसी टू सर्वर, ही और शी फर्स्ट नीड पब्लिक आईपी एड्रेस। If user request get hack, malicious user can forward the request to some other server, kind of phishing website। है बात, ये लॉजिकल है। आपने रिक्वेस्ट सेंड करी, ठीक है, और आपने सर्वर को कनेक्ट किया,
आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाला, पासवर्ड आपका हैक हो गया वाया सम मैन इन मिडिल अटैक, ठीक है। या आपने रिक्वेस्ट डाली और रिक्वेस्ट का रिस्पांस तो आपके पास आना चाहिए था, लेकिन वो क्या हुआ, बीच में इंफॉर्मेशन हैक हो गई और उन्होंने राउट कर दिया ट्रैफिक को कहीं और सर्विस पे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया मैन इन द मिडिल अटैक। क्लियर है? कैसे करोगे? डीएनएस सिक्योरिटी के थ्रू करोगे। दिस इज अ प्रोटोकॉल फॉर सिक्योरिंग डीएनएस ट्रैफिक, ठीक है। You need to configure DNS security for domain registration. When you enable DNS security, a DNS resolver begin to establish a chain of trust for the response from immediate resolver. Using application load balancer with SSL और TLS ये कर सकते हो, ठीक है। तो दो तरीके हो गए। अगर आपने DNS सिक्योरिटी इनेबल किया तो इसमें क्या होगा, ये इंश्योर करेगा कि जो रिक्वेस्ट आई थी सोर्स से वही वहां पे आपके पास आया या नहीं आया, ट्रैफिक वहीं जा रहा है या नहीं जा रहा। तो हैंडशेकिंग टाइप होगा, ठीक है। और ये इंश्योर होगा कि जो सोर्स आया था उसी सोर्स के पास रिक्वेस्ट मेरी रिसीव हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी ने बीच में से उड़ाया और पता ही नहीं लगा। तो इसके लिए आप डीएनएस सिक्योरिटी को इनेबल कर सकते हो, दैट इज वन। दूसरी चीज, आप लोड बैलेंसर को एसएसएल ट्रैफिक के साथ में इनेबल करो, जो हमेशा रिकमेंड किया जाता है। तो जितना भी इनक्रिप्टेड ट्रैफिक होता है वो नॉर्मली हैकर्स नहीं पिक कर पाते हैं, तो ये आपको फायदा होता है। Application load balancer is helpful for security and we can enable SSL or TLS to save from malicious user request, ठीक। तो ये दो चीजें हैं जो आप करते हो। डीएनएस सिक्योरिटी देखेंगे कि कैसे एनेबल कर सकते हैं। बाकी ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप मैन इन मिडिल अटैक से बच सकते हो। एक ही लास्ट है, ठीक है। EC2 intrusion detection and prevention, ठीक है। Concept behind an intrusion detection and prevention system, you can use EC2 to monitor your network and system for any sort of malicious activity. This system just add an extra layer of security to your infra. These systems can be used to alert administrator of any sort of possible incident or even report any sort of malicious attempt. This system can also helpful for to prevent or block attack of intrusion as they are detected. These systems could decide to drop malicious traffic or just block traffic from the source address altogether. So difference between EC2 security group and intrusion detection and prevention system. Security group are used to restrict traffic onto EC2 instances. But let's say that you allow traffic on port 80 and 443. And due to this, malicious user can still send traffic packet to these ports. Could be used to infiltrate an EC2 instance. कहने का मतलब क्या है, आपने ट्रैफिक पोर्ट 80 पे अलाउ किया है ना, तो 80 पोर्ट पे जो ट्रैफिक जाएगा, राइट, आप उसको ब्लॉक तो नहीं कर सकते ना भाई। अगर आपने पोर्ट 80 अलाउ किया है और वेबसाइट के लिए अलाउ किया है तो वो तो ट्रैफिक आपको भेजना ही पड़ेगा। और 443 भी लगा दिया, एसएसएल लगा दिया आपने, ठीक है। लेकिन अभी ट्रैफिक तो आएगा ही आएगा ना, राइट? यस नो मे बी, है ना। तो ट्रैफिक आएगा, आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। अब अगर मान लो जो आपने अलाउ करा हुआ है, अगर उसी में किसी ने वायरस भेज दिया या मालवेयर भेज दिया, इंट्रूजन मतलब वायरस मालवेयर टाइप की एक्टिविटीज, ठीक है, अगर वो सेंड कर दिया तो आप क्या कर सकते हो? तो उसके लिए प्रिवेंशन सिस्टम कैसे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर इशू है, दिक्कत यहाँ पर है कि आपने ये दोनों भेज दिया और यहाँ पर अब कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बनाने के लिए क्या लगा हुआ है, थर्ड पार्टी टूल्स लगे हुए हैं मार्केट प्लेस में, और वो क्या है, एंटीवायरस, ठीक है। मैकेफे, अलर्ट लॉजिक, राइट, इस तरीके के जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं जिसको बोलोगे आप एंटीवायरस, ठीक है, वो आपके लिए यूज होंगे। मैकेफे, नॉर्टन एंटीवायरस, ये सब इसी के लिए। तो
जब आपकी EC2 इंस्टेंसेस बनती हैं, जब उसकी OS हार्डनिंग होती है, तो वहां पे ये भी होता है कि आपके पास एंटीवायरस इंस्टॉल किया जाता है सिस्टम, ठीक है, इवन चाहे वो क्लाउड पर है, तब भी आपके पास इंस्टॉल किया जाता है। जैसे क्राउड जो स्ट्राइक CLI बेस्ड जो ये होते हैं EC2 इंस्टेंस जैसे लिनक्स का, इस पे एंटीवायरस इंस्टॉल करना मतलब सही रहता हाँ, है कि करते हैं, बेस्ट? करते हैं, हाँ, करते हैं। बिल्कुल 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 करते हैं। आजकल वो चल रहा है, क्राउड स्ट्राइक चल रहा है एंटीवायरस। क्लाउड स्ट्राइक चल रहा है, हाँ, क्लाउड स्ट्राइक चल रहा है। मैंने कुछ आउटसाइड जगह पे मैकेफे देखा है, मैकेफे इंस्टॉल करते हैं, बाकी क्लाउड स्ट्राइक बहुत चल रहा है। स्ट्राइक या स्ट्राइप? हम्म, आउट स्ट्राइक क्लाउड स्ट्राइक ये है। ये तो कंपनी का खेल है, कंपनी क्रिएट करती है सब कुछ मार्केट में, जितनी हाँ, भी है ना वो बनाने सही के है, वो है। जिसको उठाना है जिसको गिराना है ये सब कर लेते हैं, ये है क्लाउड स्ट्राइक, मैंने सर बिल्कुल। एक मुझे ट्रेनिंग ली थी ना इसी काउंसिल से, तो उसमें जो मुझे सजेस्ट किया गया था वो मेलवेयर बाइट यूज करता हूँ मैं, मेलवेयर बाइट। हाँ, हाँ, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट वो है वो मेलवेयर बाइट, क्योंकि एंटीवायरस में लिमिटेशंस होती हैं। ओके। मेलवेयर बाइट इसी जो काउंसिल यूज करता है, रिकमेंड करता है अपने उसके लिए।